सर तुक्का तुक्का किस कंडीशन में लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए? आपकी क्या सजेशन है? केमिस्ट्री का कौन सा पार्ट करना चाहिए, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? केमिस्ट्री के अंदर तो देखो मेरे हिसाब से सिंगल करेक्ट सवाल आते हैं, तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में अगर आपको लगता है तो मेरा सवाल इनऑर्गेनिक के ऊपर जाएगा। तो सर आपको कहते हैं गॉड ऑफ केमिस्ट्री, तो सर गॉड ऑफ केमिस्ट्री के तहत, लीजेंड के तहत कौन से केमिस्ट्री में 5 ऐसे टॉपिक बच्चों को मस्ट प्रिपेयर करने के लिए बोलना चाहते हैं? आप यार ये पढ़ जाओ बस, आप देखना यही सवाल आएंगे पहले माइंड सेट होना। यस बिल्कुल। अब ये आपने विदाउट पैनिक आप एंटर कर गए। अब जैसे आप एंटर करते हैं तो सबसे पहले पता है क्या होता है, सेंटर पे जब आप भीड़ देखते हैं तो अंदर से एक अजीब सी एंजाइटी क्रिएट होती है, अपने ऊपर एक कंपैरिजन वाला टेंशन आप डाल लेते हैं, स्ट्रेस आपके अंदर आ जाता है कि यार इतने सारे बच्चे दे रहे हैं, मेरा क्या होगा। तो ये सब चीजें छोड़ दो। लास्ट टाइम जब बच्चा एग्जाम देने आता है तो उसके दिमाग में कंफ्यूजन, डिफिकल्टी रहती है कि यार क्या करना चाहिए, रिविजन पे फोकस करे या फिर जो है मॉक टेस्ट दे या फिर फॉर्मूला जो शीट्स होती है वो रिवाइज करना चाहिए। सर क्या कुछ करना चाहिए एंड टाइम पर? देखो इसमें मेरी जो सलाह मैं जो बच्चों को देता हूँ पर्टिकुलर, अगर नेगेटिव मार्किंग की जहां तक बात होती है तो सवाल को आप तभी हाथ लगाएं जब आपको लगता है कि हो जाएगा। बिकॉज केमिस्ट्री को 1 घंटे का टाइम अलॉट होता है वैसे तो, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 55 मिनट में केमिस्ट्री हो जाती है। न किसी दोस्त से निकलेगा न किसी दुश्मन से निकलेगा, हमारे पैरों का कांटा तो हमारे हाथों से निकलेगा। दोस्तों जेईई मेन 2025 के एग्जाम की बात करें तो जो फर्स्ट फेज का एग्जाम है वो आने वाला है, लगभग 8-10 दिन का हमें बचा है। और हमारे साथ इस विषय पे थोड़ा सा चर्चा करने के लिए बीके सर, विशाल जोशी सर जो की तरह से लीजेंड है और गॉड ऑफ केमिस्ट्री सर को कहते हैं। सर मोस्ट वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। लगभग 8 से 10 दिन बचे हुए हैं और 22 जो जनवरी आने वाली तब से जेईई मेन 2025 का जो एग्जाम का फर्स्ट फेज है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन सर बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो कई तरह के बच्चों के दिमाग में चलते हैं, हमारी ऑडियंस के भी चलते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ताकि बच्चों के एग्जाम के टाइम पर क्या कुछ जो भी दिक्कत होती है वो ना हो और उसका एग्जाम 100% वैसा ही जाए जैसा कि वो करता है। सर आप रेडी हैं? बिल्कुल। पहला क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, इस बार का जो सर जो पेपर है वो क्या लगता है आपको कितना डिफिकल्ट होने वाला है? लास्ट टाइम जैसा रहा था वैसा ही होने वाला है या इस बार थोड़ा देखो जेईई मेंस का जो पेपर होता है ना, एक्चुअली ये सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये क्वेश्चन जो होता है ना, ये बच्चों को बहुत पैनिक करता है कि इस साल का पेपर कैसा होने वाला है। एक्चुअली पेपर तो वही है, पेपर जैसा है वैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, पर वो जो प्रिपरेशन बच्चा कर रहा है उस प्रिपरेशन के हिसाब से अलग अलग बच्चों के लिए जेईई मेंस का पेपर अलग अलग होगा। तो जिसकी प्रिपरेशन अच्छी होगी उसके लिए अच्छा होगा। इसका रीजन क्या है, पिछली बार भी अगर 300 आउट 300 आए थे, तो इस साल भी अगर कोई अच्छा प्रिपरेशन कर रहा होगा तो उसके भी 300 आउट 300 आएंगे, और जो नहीं प्रिपरेशन कर रहा होगा उसके लिए वो टफ होगा। तो पेपर जो होगा वो उसका लेवल वही रहेगा, डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन पर। जिसकी प्रिपरेशन अच्छी होगी उसके लिए सिंपल, जिसकी प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी नहीं होगी उसके लिए टफ। ठीक है। लास्ट टाइम जब बच्चा एग्जाम देने आता है तो उसके दिमाग में कंफ्यूजन, डिफिकल्टी रहती है कि यार क्या करना चाहिए, रिवीजन पे फोकस करे या फिर जो है मॉक टेस्ट दे या फिर फॉर्मूला जो शीट्स होती है वो रिवाइज करना चाहिए। सर क्या कुछ करना चाहिए एंड टाइम पर? देखो इसमें मेरी जो सलाह मैं जो बच्चों को देता हूँ पर्टिकुलर इस मोमेंट पर जो बच्चे हुए दिन है, इसमें आपको सबसे सिंपल सलाह देता हूँ कि मॉक टेस्ट अभी रहने दें। किसी भी तरह का मॉड्यूल अगर आप सॉल्व कर रहे हैं उसको रहने दें। आपको सिर्फ और सिर्फ जेईई मेंस के सेशन वाइज पीवाईक्यूज जो दिए गए हैं वो सेशन वाइज पीवाईक्यूज को एज अ मॉक टेस्ट मान के, एज अ टेस्ट पेपर मान के करें। वीक में 3 करें। अब आपने जो वीक में 3 की तो आपके पास क्या हुआ कि जो 3 दिन आपने टेस्ट दिया उसके बाद 3 दिन उसको रिव्यू करने का टाइम मिला। तो उससे फायदा ये होगा कि आपको जेईई मेंस में अब तक के जिस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं पैटर्न वाइज प्लस थ्योरी वाइज और डिफिकल्टी वाइज वो एक एनालिसिस का मौका मिलेगा, और जो आपसे नहीं हो रहा है उसकी थ्योरी पढ़ने का आपको अल्टरनेट डेज में मौका मिलेगा। तो मेरा सलाह ये रहता है कि किसी भी तरह के मॉक टेस्ट को छोड़ के अब जो बचे हुए दिन है अगर आप उसमें ऐसा करते हैं तो आप कस्टमाइज आप स्टडी कर पाते हैं। रीजन भी कि आपको जो पर्टिकुलर सवाल वहां नहीं आया, जिस सवाल में डिफिकल्टी आई, उस थ्योरी को आप देख करके वापस जाएं। तो हर एक बच्चे का एक कस्टमाइज स्टडी प्लानर तैयार हो जाता है अगर वो इस तरह से प्रैक्टिस करके जाए। तो मैं प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस कराऊंगा इस समय, और जेईई मेंस के सेशन वाइज फुल सिलेबस जो टेस्ट है मॉक टेस्ट को मान के करें आप। ओके सर, अभी तो एग्जाम शुरू होने में लगभग 8 से 9 दिन है, लेकिन जैसे ही बच्चे का 1 या 2 दिन पहले रहता है तो सर उस टाइम पर बच्चे को पढ़ना छोड़ देना चाहिए या फिर थोड़ा थोड़ा तो पढ़ना ही चाहिए, या फिर आपकी क्या कुछ गाइडेंस? देखो इसमें मेरा जो सबसे बड़ा जो भी मैं क्लास में आज तक बच्चों को समझाया है, चाहे वो AIR 1 हो, 2 हो, 3 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 9 हो, या जितने भी आज तक 1000 ऑफ आइडियंस हमने पढ़ाए, उनके अंदर जितने भी एग्जाम देने जब जाते हैं तो एक रात पहले मैं हमेशा सलाह देता हूँ रिलैक्स रखें, माइंड को कूल रखें, स्ट्रेस ना लें, एंजाइटी नहीं लें, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है ना वो क्वालिटी वाला एग्जाम है। उसके लिए आपका माइंड बहुत एक्टिव, फोकस्ड, कंसंट्रेट होना चाहिए और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। वो सब चीजें तब आएगी जब आप माइंड को थोड़ा सा रेस्ट दोगे, क्योंकि उसे अगले दिन सुबह सुबह भागना है। एग्जाम से 1 दिन पहले रेस्ट करना
करना चाहिए। और उसके एक दिन पहले की जो बात आपने कही, तो 2 दिन पहले अगर आप हैं तो जो दूसरा दिन होता है उसमें आप फॉर्मूला शीट्स जो आपने बनाई हो, शॉर्ट नोट्स बनाए हो, या आपको लगता है कि यार इसको एक बार और देखने से मैं पेपर में सवाल सही कर लूंगा, तो फिजिक्स के फॉर्मूले देख सकते हो। जो भी आपने अपने हिसाब से लास्ट मिनट टिप्स के हिसाब से जो प्रिपरेशन करी है वो देख के जाए। लेकिन जो एग्जाम के एक दिन पहले बढ़िया आराम से सोए, 8 घंटे की नींद लें, रेस्ट प्रॉपर करके जाएं, क्योंकि माइंड को बहुत एक्टिवली वहां पर परफॉर्म करना। तो सर ये तो हो गई एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले की बात। अब बात करते हैं एग्जाम वाले दिन, जैसे बच्चे का दिन में एग्जाम या मॉर्निंग में एग्जाम है, तो उस टाइम पर उसको एग्जाम शुरू होने के पहले, उठने के बाद में क्या कुछ करना चाहिए सर? देखो यार, एग्जाम जब होता है ना तो उसके उठने के पहले 2 स्लॉट होंगे, या तो सुबह का होगा या शाम का होगा। राइट सर। जब सुबह का होगा तो जब एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है, कितनी देर आपको सेंटर पे जाने में लगेगी, वो आपको टाइमिंग कैलकुलेट होना चाहिए। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो ये होती है कि आपके पास जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वहां पर मांगे गए हैं वो लेके जाने हैं, क्योंकि क्या है, हल्का सा भी अगर कोई चीज वहां पर आपसे छूट गई तो पैनिक हो जाएंगे आप, और जब आप पैनिक हो जाएंगे तो आपका पूरा मोमेंटम खराब हो जाएगा। तो मेरा ये सजेशन है कि जब भी आप सेंटर पे जाने के लिए निकले तो सबसे पहले वो सारे के सारे जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जेईई की तरफ से, जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, पानी की बोतल लेके जानी है, ट्रांसपेरेंट लेके जानी है, एडमिट कार्ड लेके जाना है, आधार कार्ड लेकर जाना है, फोटो अच्छा लेके जाना है, जो भी उन्होंने लिख के दिया एक बार अच्छे से पढ़ें उसको, उसके साथ अपना पैकिंग करें और फिर सेंटर की तरफ आप रवाना हो। और प्लीज टाइम पर जाएं, क्योंकि टाइम पर नहीं जाते तो पैनिक क्रिएट होने लगता है, वो पैनिक आपका पेपर खराब करा सकता है। तो ये आपको एग्जाम में जाने तक का प्रोसेस जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो सर जैसे आपने बताया कि एग्जाम में जाने तक क्या करना है, और सपोज सर जैसे बच्चा एग्जाम के अंदर हॉल में एंटर कर जाता है, तो सर उस टाइम पर कैसा माइंडसेट होना चाहिए? यस, बिल्कुल। अब ये आपने विदाउट पैनिक आप एंटर कर गए। अब जैसे आप एंटर करते हैं तो सबसे पहले पता है क्या होता है, सेंटर पे जब आप भीड़ देखते हैं तो अंदर से एक अजीब सी एंजाइटी क्रिएट होती है, अपने ऊपर एक कंपैरिजन वाला टेंशन आप डाल लेते हैं, स्ट्रेस आपके अंदर आ जाता है कि यार इतने सारे बच्चे दे रहे हैं, मेरा क्या होगा। तो ये सब चीजें छोड़ दो। आपकी एक बात ध्यान रखना, लड़ाई जो है वो इस बच्चे से नहीं, आपकी लड़ाई उस जेईई मेंस के स्कोर से है, 300 से। क्योंकि देखिए, कभी भी जेईई मेंस ये नहीं कह रहा आपसे कि अगर किसी एक बच्चे के मैंने 300 आउट ऑफ 300 दे दिए तो फिर मैं किसी और को नहीं दूंगा। जेईई मेंस ये नहीं कह रहा कि मैंने 290 किसी को दे दिया तो फिर मैं किसी और को नहीं दूंगा। तो जो सेंटर पे जितने भी बच्चे हैं, अगर उन बच्चों को सबके नंबर भी 290 आ जाए तो भी जेईई मेंस को कोई तकलीफ नहीं है, सबको दे देंगे वो। यानी कि कंपटीशन आपका उन बच्चों से नहीं है, जेईई मेंस के उस नंबर से है। तो फोकस्ड होकर के वो 300 नंबर पर ध्यान देना है। कैसे? अब जब आप एंटर करेंगे तो सबसे पहले माइंड में ये ध्यान रखें कि आपको पेपर पूरा करना है। पहला स्टेप, बिल्कुल पेपर पूरा करें, यानी कि आपको लास्ट तक जाना है। लास्ट तक जाने का तरीका मैंने बताया कि जैसे आपको सवाल बन रहा है तो उसे आप कर लें, नहीं बन रहा है तो स्किप करें। 2 राउंड में पेपर करना है, यानी फर्स्ट राउंड में आपको वो सारे सवाल करने हैं जो आपसे हो रहे हैं, और सेकंड राउंड में वो सवाल करने हैं जो आपने स्किप किए थे, अब उन्हें ट्राई करें। कोई भी सवाल अगर आपसे छूट रहा है तो पैनिक ना करें। आपको ये सोचना है कि सेकंड राउंड में मैं कर लूंगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड इसलिए है कि आप पहले उन सिंपल सवालों को कर लें जिससे कि आपका स्कोर बढ़ जाए, कहीं वो ना छूट जाए। कई बार क्या होता है ना, बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं। पैटर्न ऐसा होता है कि हो सकता है कि किसी की शिफ्ट में टफ सवाल पहले ही आ जाए और किसी की शिफ्ट में वो सिंपल सवाल पीछे हैं। बिल्कुल। तो उस कंडीशन में अगर वो पहले टफ सवाल देख करके पैनिक हो गया तो वो लास्ट वाले जो सिंपल सवाल है वो स्किप कर जाएगा, और ऐसा करने से उसका स्कोर बिगड़ जाएगा। तो मेरा ये सजेशन है कि जब आप पेपर करें तो 2 स्टेप्स में करें, 2 राउंड में करें। फर्स्ट राउंड सारे सवालों को जो आपसे हो रहे हैं वो करें, सेकंड राउंड जो आपने स्किप किए थे, छोड़ दिए थे, आपने बाद में करने के लिए रखे थे, वो करें। विदाउट पैनिक करें, जितना आ रहा है उतना करें, पेपर पूरा करने पर ध्यान। ओके सर, ये तो आपने बताया सर कि एग्जाम हॉल के बाद में कैसे क्या कुछ पेपर वगैरह करना है, मतलब इजी क्वेश्चंस जो है वो पहले करना ताकि दिक्कत ना हो, और थोड़ा हार्ड को बाद में ट्राई करना चाहिए। लेकिन सर कौन सा पार्ट जो है वो हमें पहले ट्राई करना है, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथमेटिक्स? देखो, अगर मैं सबसे सिंपल बात करूं तो केमिस्ट्री को पहले अटेम्प्ट करें, बिकॉज केमिस्ट्री को 1 घंटे का टाइम अलॉट होता है वैसे तो, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 55 मिनट में केमिस्ट्री हो जाती है। तो आपके पास फायदा ये होता है कि जो 5 मिनट बचे हैं वो आप फिजिक्स और मैथ्स में दे सकते हैं। मेरा पर्सनल सजेशन होता है कि मैथ्स का पेपर लास्ट में करें। क्यों? उसका रीजन बताता हूँ कि मैथ का पेपर जब भी आप अटेम्प्ट करेंगे तो उसके अंदर 1 घंटे का पेपर है, लेकिन वो 1 घंटा 10 मिनट लेके ही जाएगा। तो गलती से अगर आप कैलकुलेशन में उलझ गए तो आपका टाइम उधर चला जाएगा, जिसकी वजह से केमिस्ट्री के और फिजिक्स के कुछ सिंपल सवाल आपसे छूट सकते हैं। सीक्वेंस हमेशा केमिस्ट्री पहले, फिर फिजिक्स और फिर मैथ्स में रखें। दिस इज माय सजेशन। लेकिन अगर आपका कोई पैटर्न चल रहा है और आप उस पैटर्न के थ्रू पूरा पेपर कर रहे हैं, प्लस आपके नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, तो प्लीज डोंट चेंज योर पैटर्न। उस पैटर्न को चेंज ना करें, जैसा पैटर्न आपका सेट है वही चलने दें। ये स्टेटमेंट या ये लाइन मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो अभी तक पैटर्न नहीं समझ पाए हैं, या जिन्हें लग रहा है कि हम कैसे करें वहां पे, तो उनके लिए सबसे बेस्ट पैटर्न है कि पहले केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स और फिर मैथ्स करें। और केमिस्ट्री की बात आपने करी, आप तो इस विषय के लीजेंड है, और मैं यहीं से मतलब एक और क्वेश्चन इसमें पुट अप करना चाहूंगा कि केमिस्ट्री का कौन सा पार्ट करना चाहिए, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? केमिस्ट्री के अंदर तो देखो मेरे हिसाब से सिंगल करेक्ट सवाल आते हैं, तो
ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में अगर आपको लगता है तो मेरा सवाल इनऑर्गेनिक के ऊपर जाएगा, बिकॉज इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल आते हैं, कम टाइम टेकिंग होते हैं, और सबसे अच्छी बात होती है कि अगर वो आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो वो नहीं आएगा, यानी कि आपका टाइम वेस्ट नहीं करके जाएगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री में भी आपको चूज करने की जरूरत पड़ रही है तो पहले इनऑर्गेनिक के करें, बिकॉज वो कम टाइम पे होंगे और आपका टाइम जो सेव होगा वो आपको कहीं ना कहीं फिजिकल के न्यूमेरिकल्स में या ऑर्गेनिक की कुछ रिएक्शंस जो टफ होती हैं उनमें हेल्प करेगा। तो पहले इनऑर्गेनिक को अटेम्प्ट करें ताकि जो भी सवाल आ रहे हैं वो हो जाए और जो नहीं आ रहे वो छूट जाए। ओके सर, नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो वो उसमें होती है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो तो इसके लिए क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को? बिल्कुल, अगर नेगेटिव मार्किंग की जहां तक बात होती है तो सवाल को आप तभी हाथ लगाएं जब आपको लगता है कि हो जाएगा, और इसीलिए मैंने आपसे बोला कि 2 स्टेप्स में करें। पहला स्टेप में वो जो हो रहा है और सेकंड स्टेप में वो जो नहीं हो रहा है। तो जो भी आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो रहे हैं या गलत है, उन सवालों को आप सेकंड राउंड के लिए छोड़ें और फर्स्ट राउंड में आप वही करें जो आपसे होते हैं। इससे नेगेटिव मार्किंग कम होने के चांसेस बढ़ते हैं। ओके सर, क्वेश्चन यदि सोल्व नहीं हो रहा है तो लास्ट में मतलब एक तरह से बच्चा अटक जाता है, दिमाग में पैनिक आपने बताया, उस कंडीशन में क्या करना है? मतलब वैसे उसी में लगा रहना या फिर कुछ नया? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं हमेशा बच्चों को एक बात बताता हूँ, आप सबको भी ध्यान से सुनिएगा कि एक फिक्स पैटर्न होता है कि अगर कभी भी आप इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको मैक्सिमम 1 मिनट देना है। अगर आपको लग रहा है कि 1 मिनट से ज्यादा है तो उसे राउंड 2 के लिए छोड़ दो। फिजिक्स अगर मैं बात करूं तो 2 मिनट से ज्यादा आपको नहीं देना, अगर लग रहा है तो छोड़ दो। फिजिकल केमिस्ट्री 1.5 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो ठीक है, वरना फिर छोड़ दो। ऑर्गेनिक में भी 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो छोड़ दीजिए, और मैथ्स मैक्सिमम 2.5 मिनट आप जा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि 2.5 मिनट से ज्यादा जाएगा तो उसे सेकंड राउंड के लिए छोड़ दो, क्योंकि सेकंड राउंड में जो बचा हुआ टाइम है वो आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हर एक सब्जेक्ट के पर क्वेश्चन पर टाइम अलॉट कर सकते हैं, और ये बहुत साइंटिफिक टाइम मैंने आपको बताया है, जो कि हमने इतने सारे टॉपर्स को कैलकुलेट करके पेपर कैसे टाइम पे कंप्लीट करना है और कैसे मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं उसके हिसाब से कैलकुलेट किया हुआ है। सर ये तो बताइए आपने अभी तक की जो टिप्स, लगभग 10 से 20% इस बच्चे इसको फॉलो करते हैं। बात करते हैं 70% कैंडिडेट जिस चीज को फॉलो करते हैं वो होता है सर तुक्का। तुक्का किस कंडीशन में लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए? आपकी क्या सजेशन है? तुक्का देखिए, तुक्के के लिए मैं जो क्लास में बोलता हूँ, ये बात में से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मैं एक बात बताता हूँ, देखिए जो तुक्का वर्ड है उसको पहले हम समझते हैं। क्या मैं आपको जापानी के अगर एक क्वेश्चन दूं और उसके 4 ऑप्शन दूं और आपसे कहूं कि इसमें तुक्का लगाओ, तो आप उसमें नहीं लगा पाएंगे। आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं क्या बोलूं, ए बोलूं, बी बोलूं, सी बोलूं, डी बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर आप वो सिचुएशन में हैं तो आप बिल्कुल तुक्का ना लगाएं, क्योंकि फिर तो आपका माइनस होने के चांस बढ़ेंगे। लेकिन जिसे आप तुक्का कह रहे हैं वो तुक्का नहीं कहलाता, वो आपका प्रिडिक्शन कहलाता है, बिकॉज आपने स्टडी करी है, आपने काफी सारा पढ़ा है, और वो पढ़ने के बाद आपके अंदर से एक इंट्यूशन डेवलप हो रहा है कि इट मे बी कि ये सवाल का आंसर ये हो सकता है। तो दैट इज कॉल्ड इंट्यूशन, नॉट अ तुक्का। तो तुक्का नहीं मारना है, पर इंट्यूशन अगर आपको कह रहा है और रिस्क लेने की आपके अंदर कैपेसिटी है तो आप डेफिनेटली उसको करें, और वो करने से फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर रैंडमली, मैंने जैसे कहा जापानी का 4 क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन आ गए और आपको टिक करना है, तो फिर आप मत करिए, क्योंकि फिर वो -1 होगा। बट अगर एक इंट्यूशन आ रहा है क्योंकि आपने स्टडी करी है उस टॉपिक की, उस सब्जेक्ट की, उस चैप्टर की, तो आप डेफिनेटली वो इंट्यूशन के हिसाब से टिक करें, वो गलत नहीं होगा। ओके सर, अभी एग्जाम की बात करें तो शुरू होने में 8 से 10 दिन का समय है, तो सर क्या इस समय में कोई नया टॉपिक स्टूडेंट्स को उठाना चाहिए, या फिर जो उसका चल रहा है सीक्वेंस में उसी को फॉलो करना चाहिए, या जिसमें उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो भी उसके स्ट्रॉन्ग टॉपिक है वही उसको करने चाहिए? देखो, लास्ट मोमेंट चल रहा है, नया कुछ भी ना पढ़े, क्योंकि इस टाइम पर बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन हो जाएगी, और अगर नए के चक्कर में पढ़ेंगे तो जो पुराने आते हैं वो सब छूट जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो नया कुछ भी करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। दूसरी बात रही कि इस समय करें क्या, तो जो आपको आता है वही आप अच्छे से करें। उसमें भी एक और चीज बताता हूँ कि जो हाई वेटेज टॉपिक्स होते हैं, लाइक फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, उन हाई वेटेज टॉपिक्स में से आप लिस्ट बनाओ कि कितने आपको नहीं आते हैं और जो कितने आते हैं। तो आप ये मेक श्योर करके जाओ कि जो आते हैं पहले वो हाई वेटेज टॉपिक वाले ही हों, और उन हाई वेटेज टॉपिक वालों की आपको थ्योरी अच्छे से आती है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से करे हुए हों। अब आप सेकंड लिस्ट बनाओ कि यार ये हाई वेटेज टॉपिक्स हैं और इनमें से मैं ये कर लूंगा, क्योंकि मुझे एक बार तो मैंने पढ़े हुए हैं, अंदर से फिर से इंट्यूशन आ रहा है कि इसमें टाइम ज्यादा भी नहीं लगेगा और मैं कर लूंगा तो मैं सवाल कर पाऊंगा। तो फिर उन बी कैटेगरी के उन चैप्टर्स को भी करें जो कि आपको इंट्यूशन आ रहा है कि मैं कर सकता हूं और हो जाएगा। इस तरह से आप इन्हीं चैप्टर्स को करके जाएं। बाकी आप कोई नया टॉपिक नहीं उठाएं, नई प्रैक्टिस ना करें, नए मॉक टेस्ट ना करें, कुछ भी नया ना करें, क्योंकि वो आपको पैनिक क्रिएट कर सकता है।
सर जिस प्रकार से लास्ट ईयर की बात करें तो नीट के एग्जाम का स्कैम सामने आया था, जिसकी वजह से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार नीट के एग्जाम का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं उसमें चेंजेस होगा, यानी कि उसका लेवल हाई हो सकता है। तो सर क्या वहां पर चेंजेस होने की वजह से उसका प्रभाव इस जेईई मेन के एग्जाम में पड़ेगा, यानी कि ये कहना चाहता हूँ कि क्या इस बार लेवल थोड़ा सा बढ़ सकता है? नहीं, देखो मेरे हिसाब से मैंने फिर से कहा कि लेवल बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है, बिकॉज सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि जेईई मेंस हमेशा एनसीईआरटी से ही देता है कि यार जब एक किताब आपके पास है उसके अंदर जो सिलेबस है वो लिखा हुआ है, आपने उसको पढ़ा है, वही सवाल आएंगे, तो लेवल बढ़ने जैसा तो कुछ है नहीं। जेईई मेंस अपना लेवल हमेशा एक सेट पैटर्न पर ही रखता है और मुझे लगता है वही पैटर्न इस बार भी फॉलो होगा, कोई टफ नहीं आए, तो डोंट वरी, आराम से रिलैक्स होकर पेपर देना। तो सर जैसे ही बच्चे का सपोज एग्जाम हो गया तो एग्जाम होने के बाद क्या करना चाहिए? उसको ब्रेक लेना चाहिए या फिर रिस्टार्ट करना चाहिए या फिर कब से रिस्टार्ट करना चाहिए? मेरे हिसाब से जब एग्जाम खत्म हो तो भाई 2 से 3 दिन रिलैक्स रहो, स्ट्रेस छोड़ दो, खूब एंजॉय करो, जो भी आपके मन में बच गई है इच्छाएं उन्हें पूरी करो, पेरेंट्स के साथ रहो, फैमिली के साथ रहो, घूमने जाओ, 2 से 5 दिन ब्रेक लो, क्योंकि देखिए दिमाग है इसे रेस्ट देना बहुत जरूरी है। पेपर का एनालिसिस बिल्कुल मत करो, उसे छोड़ दो, जब अपने आप ही जेईई मेंस की आंसर की आएगी, आंसर की आके जो नंबर आने वही आएंगे, जैसे ही नंबर आए फिर से वापस अब अपना एनालिसिस स्टार्ट करो, अपना एनालिसिस स्टार्ट करके देखो ये जो मार्क्स आए हैं उससे आप सेटिस्फाइड हो कि नहीं, और ये आपकी लाइफ के लिए कितने वैल्यूएबल हैं वो देखो, प्लस इसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग तैयार करो कि अप्रैल में आपको क्या अटेम्प्ट करना है, या हो सकता है आपका बहुत अच्छा परसेंटेज आए तो आप जेईई एडवांस के लिए प्रिपरेशन करो और बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करो, 12th वाले जो स्पेसिफिकली बच्चे हैं। तो मेरे हिसाब से जेईई मेंस के आंसर की आने तक आपको रेस्ट करना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि दूसरे युद्ध की तैयारी से पहले थोड़ा सा युद्ध विराम, बिल्कुल जरूर, इसलिए रिलैक्स लेके रहे। तो लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने बता दिया कि बच्चे ने एग्जाम वगैरह दे लिया, रिलैक्स भी कर लिया, लेकिन बात आती लास्ट में वो है कट ऑफ। इस बार कट ऑफ का लेवल वही होने वाला है या थोड़ा ऊपर नीचे होने के चांसेस? देखिए कट ऑफ जो है ना, कंपटीशन क्या बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि जेईई मेंस का जो पैटर्न है वो फिक्स्ड है कि एनसीईआरटी से दूंगा। अब बच्चे सब एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं, तो मेरे हिसाब से कट ऑफ में थोड़ा सा वेरी करता है। हमेशा मैं अगर कहूँ तो कोई भी कट ऑफ होती है तो वो 10% माइनस 10% प्लस जा सकती है, तो मेरे हिसाब से जितना भी पिछली बार गया था उसी के आसपास ही वेरी करेगा, वो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। लास्ट ईयर के कट ऑफ के आसपास ही फिर से कट ऑफ आने वाली है। अभी डिपेंड करेगा कि कितने स्टूडेंट अपीयर करते हैं। ठीक है सर, एक और लास्ट क्वेश्चन पुट करना चाहूंगा इसमें कि सर आपको कहते हैं गॉड ऑफ केमिस्ट्री, तो सर गॉड ऑफ केमिस्ट्री के तहत, लीजेंड के तहत कौन से केमिस्ट्री में 5 ऐसे टॉपिक बच्चों को मस्ट 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 प्रिपेयर करने के लिए बोलना चाहते हैं? आप यार ये पढ़ जाओ बस, आप देखना यही सवाल आएंगे। पहला केमिकल बॉन्डिंग पक्का 2 सवाल हैं, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन पक्का आपके 3 सवाल आएंगे। उसके बाद आप पीरियोडिक पढ़ जाओ, पक्का 1 सवाल है। डी ब्लॉक का भी 1 सवाल आएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 1 सवाल आने वाला कंफर्म। इसी तरह से जीओसी में से भी 1 सवाल पक्का है, मिनिमम 1, 2 भी आ सकते हैं। इसी तरह से 1 सवाल आपका जो है वो रिएक्शन मैकेनिज्म से और 1 नेम रिएक्शन से आने वाला है। इसी तरह से फिजिकल के अंदर अगर हम बात करें तो आपके इक्विलिब्रियम में से आएगा, इलेक्ट्रो में से आएगा और काइनेटिक्स में से आ जाएगा। तो ये ऐसे अगर टॉपिक्स आपको जो मैंने बताए हैं उन्हें अच्छे से पढ़ के चले जाओ, यही हाई वेटेज टॉपिक्स होते हैं। मैक्सिमम केमिस्ट्री का जो वेटेज है यही चैप्टर आपके कवर करेंगे और आप देखोगे कि जो चैप्टर मैंने बनाया उन्हीं से पूरा पेपर बन के आ गया। तो टेंशन बिल्कुल छोड़ दो, रिलैक्स्ड होके रहो, कॉन्फिडेंट होके जाओ और अपने ऊपर विश्वास रख के जाना। पेपर अच्छा होगा, हम सबकी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेस एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच सर, और आई होप सर आपकी जो गाइडेंस आपने दी है इस वीडियो के थ्रू बहुत काम आने वाली, क्योंकि आपने स्टेप बाय स्टेप करके बच्चों को एग्जाम भी करा दिया, कट ऑफ भी बता दी, पूरा मतलब एक तरह से जो जर्नी होती है उसकी वो करा दी, और सर बहुत काम आने वाला है। तो थैंक यू सो मच। इसका थैंक यू आपको जाता है क्योंकि आप ही ने सेशन अरेंज किया बच्चों के लिए। ऐसे ही आप बच्चों के लिए हेल्प करते रहे, हम आशा करते हैं कि बच्चे भी आपको सपोर्ट करते रहे और इसी तरह से आप बच्चों के लिए जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करते रहे। हमारी बेस्ट विशेस भी आपके लिए आपके साथ। थैंक यू सो मच सर।